नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। डीआरआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। सोना तस्करों पर यह बड़ी कार्रवाई डीआरआई की टीम ने की है। 13.27 किलो सोना जब्त किया गया है। 8.65 करोड़ का सोना जब्त किया गया है। दरभंगा के पास से यह सोना जब्त किया गया है। अररिया में एक घर से सोना जब्त हुआ है। डीआरआई ने देश भर में कार्रवाई की है। कई आरोपी भी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो सोना जब्त किया गया है 8.65 करोड़ जब्त सोने की कीमत बताई जा रही है। 13.27 किलो वजन इस सोने का दरभंगा के पास से यह सोना जब्त हुआ है। साथ ही अररिया में एक घर से भी सोना जब्त किया है। तो डीआरआई ने देश भर में यह कार्रवाई की है, सोना जब्त किया है और इस पूरे मामले में कई आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। अमित हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता। अमित, बड़ी कार्रवाई पूरे देश भर में, लेकिन खास करके दरभंगा की बात करें, अररिया की बात करें, यहां से भी सोना की जब्ती हुई है। क्या अपडेट इस मामले में? नहीं, बिल्कुल। ये कार्रवाई जो है वो कल डीआरआई की तरफ से की गई थी और पूरे इंटायर कह सकते हैं कि कई राज्यों में किया गया था देश के। और इसमें जो बड़ी कार्रवाई है वो दरभंगा के पास जो है जब्त की गई गाड़ी हुई है, जिसमें खुफिया डीआरआई विभाग को जो ये जानकारी मिली थी और सोने की तस्करी से जुड़ी हुई जानकारी मिली थी, जिसके तहत 80 सोने के छड़ जो है वो बरामद किए गए, जिसकी कीमत 8.65 करोड़ बताया गया। और इसके साथ ही जो तस्कर हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अररिया के पास भी सर्च ऑपरेशन जो चलाया गया है, ऑपरेशन राइजिंग सन के तहत जो है ये कार्रवाई की गई, जिसमें 13.27 किलो जो है कुल सोना जो है वो बरामद किया गया। तो कहें तो जिस तरह से सोना तस्कर हाल के दिन हुए हैं, म्यांमार से लेकर के दूसरे जो देश हैं वहां से सोने की तस्करी जो है वो की जा रही है और पूरा एक चेन काम कर रहा है। आप देखिएगा राहुल की हाल के दिनों में कई बार ये कार्रवाई जो है वो देखने को मिली डीआरआई की। 4 दिनों पहले भी जो है अररिया के सीमावर्ती जो इलाके थे वहां पे ये कार्रवाई देखने को मिली थी, जिसमें लगभग 23 करोड़ का सोना पकड़ा गया था। और इस बार जो है सोने की तस्करी जो है वो भी की जा रही थी और इसमें कुल जो है 13.27 किलोग्राम जो है सोना पकड़ा गया, जिसकी कीमत लगभग 8.5 पौने 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो जो सोना तस्कर का जो चेन है उसे ब्रेक करने की कोशिश लगातार डीआरआई की तरफ से की जा रही है। डीआरआई की जो खुफिया टीम है वो लगातार एक्टिव है और सोना तस्कर जो है जो सर उठाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, उसे कुचलने की दिशा में लगातार डीआरआई की टीम जो है वो काम कर रही है। अभी जो डीआरआई की टीम से हमारी बात हुई है, जो अधिकारिक जो रूप से बात हुई है, उनका कहना है कि ये सर्च ऑपरेशन जो है वो आगे भी जारी रहेगा। जिस तरह से हाल के दिनों में सोने के दाम में चढ़ाव देखने को मिले हैं, उसके बाद सोना तस्कर जो है वो मोटी कमाई के लेकर के ये चाहत है उनकी कि वो सोने की तस्करी करें और उसी के तहत उनकी एक्टिव हुई टीम को पकड़ने की कोशिश लगातार डीआरआई की तरफ से की जा रही है। जी, चलिए, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, सीए पर अमित शाह का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। सीए कभी वापस नहीं लिया जाएगा। नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा अधिकार है, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे, अमित शाह ने बयान दिया है। तो सीए देश में लागू हो चुका है और इसके बाद से बयान सामने आया कि सीए कभी वापस नहीं लिया जाएगा। नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा अधिकार है, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से, जहां रांची पुलिस की ओर से ईडी के अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। दरअसल हेमंत सोरेन की ओर से एसटी-एससी थाने में केस दर्ज कराया गया था, जिसमें दिए गए आवेदन के जरिए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पर छवि खराब करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी के एसोसिएट डायरेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा सहित 2 अन्य अधिकारियों को सीआरपीसी 41A के तहत नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि 27 जनवरी को हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर ईडी की टीम ने छापेमारी की थी, जिसमें आवास पर हेमंत सोरेन नहीं मिले थे। पटना से बड़ी खबर है, जहां सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देंगे। नए आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे से संवाद में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम रखा गया है। तो नए आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है और दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे से संवाद में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह रखा गया है।
आरा में अवैध बालू के खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन प्रहार के तहत 25 से अधिक बिना चालान और ओवरलोड बालू लदे ट्रक को जब्त किया गया है। वहीं कई ट्रैक्टर भी जब्त किए गए हैं। सुबह से ही जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के आरा छपरा फोरलेन पर डीएम और एसपी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता चंदन कुमार। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अवैध बालू खनन के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। डीएमएसपी के नेतृत्व में कई जगहों पर छापेमारी हुई है। 25 से अधिक बिना चालान के बालू लदे ट्रक को जब्त किया गया है। तो ऑपरेशन प्रहार से बालू माफियाओं में हड़कंप है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बालू के अवैध परिवहन को लेकर भोजपुर जिला प्रशासन अहले सुबह से ही ऑपरेशन प्रहार चला रहा है और तकरीबन अब तक 3 दर्जन से ज़्यादा ट्रक को जब्त किया गया है जो कि बिना चालान और ओवरलोड बालू को लेकर के जा रहे थे। भोजपुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सुबह से ही ये छापेमारी जारी है और एक तरह से कहे तो इसको लेकर के बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। सुबह जो बालू माफिया है वो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एकाएक प्रशासन की ये छापेमारी चलेगी और सुबह से लगातार अभी तक ये छापेमारी जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं जिलाधिकारी महोदय, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है सुबह से ही, अब तक कितनी ट्रक को जब्त किया गया है? देखिए, शिकायतें मिल रही थी कि रात में गाड़ियों को ओवरलोड ले जाया जा रहा है, विदाउट चालान भी ले जाया जा रहा है। तो आज सुबह 4 बजे से पूरा जिला प्रशासन की टीम, पुलिस अधीक्षक, एएसपी हमारे सदर, एसडीएम सदर और आप देख रहे एसपी कमांडेंट साहब भी हैं, इनके भी जवान, सभी के द्वारा आज सुबह 4 बजे से छापेमारी की गई है और लगभग 60 से ऊपर ट्रक और ट्रैक्टर्स को जब्त किया गया है जो ओवरलोड है और या तो विदाउट चालान है या उनके द्वारा बालू जो परिवहन के नियम है उनका पालन नहीं किया जाए, पानी गिर रहा है, उन सभी को आज पकड़ के बंद किया गया है। सब पे लगभग हमको लगता है कि 3 करोड़ से अधिक का फाइन हम लोग करने जा रहे हैं। आगे भी लगातार अभियान निरंतर जारी रहेगा। आप जानते हैं पोपुर में भी हम लोग के द्वारा किया गया है और हम लोग किसी भी स्थिति में बालू का अवैध परिवहन और इसका खनन नहीं होने देंगे। तो बिल्कुल अवैध परिवहन और खनन के खिलाफ लगातार छापेमारी चल रही है। सर, एकाएक जिला प्रशासन की छापेमारी हुई है, हड़कंप मचा हुआ है माफियाओं में। देखिए, जैसे जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया कि लगातार हम लोगों का पहले भी 2023 में भी लगातार ऐसे अभियान चलाए थे और बालू माफियाओं की कमर तोड़ी गई थी भोजपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा और प्रशासन लगातार इस पर पूर्णतः कटिबद्ध है कि अवैध खनन और परिवहन जो भी है उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जो भी माफिया इससे जुड़े हैं, आगामी चुनाव को देखते हुए भी हम लोग लगातार, जैसे हमारी एसएसबी की फोर्स है, उनके कमांडेंट भी हमारे साथ हैं और हम लोग लगातार जो है एरिया डोमिनेशन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ बालू माफियाओं पर लगातार कार्रवाई जारी रखेंगे। अभी तक लगभग हम लोगों का 30 से 35 का आसपास ट्रक जब्त हो चुके हैं और कुछ ट्रैक्टर भी जब्त हुए हैं, लेकिन हम लोग आज लगभग आंकड़ा हम लोग का एक एवरेज है कि 100 के आसपास हम लोग पकड़ेंगे और जब तक जितना अवैध मिलेंगे, हाँ, इससे राजस्व की भी प्राप्ति होगी, जिससे आगे खास करके हमारा लक्ष्य यही है कि बालू का जो अवैध एक धंधा चलता है उस पर रोक लगाई जाए। तो बिल्कुल, और एक तरह से कहे तो चुनाव में पैरामिलिट्री की टीम भी पहुंची है। हमारे साथ कमांडेंट साहब हैं एसएसबी के। आप बताइए, सुबह से आप लोग भी लगे हैं अवैध परिवहन और खनन को लेकर के? बिल्कुल, जैसा कि जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया, जिला प्रशासन से जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पर हमारी टीम जिला प्रशासन को सहयोग करते हुए यहाँ पे ड्यूटी कर रही है और आगे भी जो भी अभियान जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जाएंगे उसमें हम सक्रियता से भागीदारी करेंगे। तो बिल्कुल, सुबह से ही जिला प्रशासन का ये छापेमारी जारी है और तकरीबन 3 दर्जन से ज़्यादा ट्रक जब्त किए गए हैं। वहीं कई ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया है और उससे तकरीबन करोड़ों रुपए का जो राजस्व है वो जिला प्रशासन और राज्य सरकार को प्राप्त होगा। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। किशनगंज से बड़ी खबर है जहां 10 से अधिक घर में भीषण आग लग गई है। 5 मवेशी की मौत हो गई है, लाखों की संपत्ति राख हो गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बहादुरगंज के मोहम्मद नगर वार्ड 6 की यह घटना सामने आई है। तो लाखों की संपत्ति राख हो गई है इस अगलगी में। इसके साथ ही 5 मवेशी की मौत हो गई। 10 से अधिक घर में भीषण आग लग गई। किशनगंज से ये खबर आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।
तो 5 मवेशी की मौत हो गई है। इस अगलगी में लाखों की संपत्ति राख हो गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और देखिए, अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है सीए को लेकर के, और उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीए कभी वापस नहीं लिया जाएगा। नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा अधिकार है, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे। हिंदूज हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, उन सबको तो मैं मानती हूँ, ठीक है, देवर रिलीजन्स बॉर्न इन इंडिया। नहीं, आंकड़े पर पारसी और अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं, उन वो जो रिलीजन्स है, दे वर नॉट बॉर्न इन इंडिया, तो अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है। वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए, इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो। भारत कहां बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है, उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्मिता जी, आप आंकड़े की गहराई में जाइए। जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, हिंदू और सिख थे। आज 3.7% बच गए। कहां गए सारे? इतने सारे तो यहां आए नहीं। धर्म परिवर्तन हुआ, अपमानित किया गया, दोयम दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया। कहां जाएंगे ये लोग? क्या देश इसका विचार नहीं करेगा? देश की पार्लियामेंट इसका विचार नहीं करेगी? देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने इनका विचार नहीं करना चाहिए? इसमें अहमदी मैं है, बांग्लादेश भी है। मैं बांग्लादेश की बात करता हूं जी। 1951 में हिंदुओं का प्रतिशत 22% था। मैं 51 की बात कर रहा हूं। बांग्लादेश की 51 के आंकड़े ऊपर हमारे पास है। 2011 की जनगणना में वो 10% रह गए। कहां गए वो लोग? अफगानिस्तान 1992 के पूर्व में, 92 के आंकड़े मेरे पास लगभग 2 लाख सिख और हिंदू थे और आज करीब 500 बच गए। क्या इन लोगों को अपनी बिलीफ से जीने का अधिकार नहीं है? वो जब भारत एक था तब हमारे ही थे, हमारे ही भाई है, हमारी ही बहन है, हमारी ही माता है। अगर यही थियोरी को आप अपना लो तो पार्टीशन के बाद इतने सारे शरणार्थियों को क्यों लिया? उसका भी तर्क नहीं है फिर तो वही मैं पूछूंगी कि आपने कहा कि धर्म के आधार पर दूसरा मुल्क बना, वहां पर शिया और अहमदी, बलोच, ये भी तो प्रताड़ित है वहां पर। देखिए, वो प्रताड़ना आंकड़ों के आधार पर इतनी सिद्ध नहीं की जाती और पूरी दुनिया में ये सारा ब्लॉक मुस्लिम ब्लॉक माना जाता है। आप मेरी बात समझ कर चलिए। और शिया, अहमदिया वो तो छोड़िए, मुसलमान को भी अधिकार है यहाँ एप्लीकेशन करने का। हमारे संविधान ने रास्ता खोला है, वो एप्लीकेशन कर रेफ्यूजी के तौर पर ना रेफ्यूजी के तौर पर नहीं, नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार इनकी भारत की सुरक्षा और भारत की बाकी सारी चीजों को देखते हुए उसका निर्णय करेगी। अच्छा, तो एक रास्ता किसी के लिए बंद नहीं है। अच्छा। ये स्पेशल एक्ट इसलिए बनाया है कि ये किसी भी वैध डॉक्यूमेंट के बगैर शरण में आए हैं, बॉर्डर क्रॉस कर आ गए हैं। तो अब आपने पोर्टल भी खोल दिया है, उसमें वो सारे डिटेल्स करेंगे। वो पोर्टल सुरक्षित है और अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है तो क्या अब वो ना नागरिक है, ना माइग्रेंट है, ना रेफ्यूजी है, क्या बन जाते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं, जिनके पास दस्तावेज नहीं है इसका रास्ता हम बाद में ढूंढेंगे, परंतु जिनके पास दस्तावेज है वो मेरे एक रफ अंदाज से 85% से ज्यादा है। और कितनी देर लगेगी? क्योंकि उन्हें एक ओथ भी लेना पड़ेगा। हमने कोई समय मर्यादा नहीं रखी है। अच्छा, आराम से सब लोग एप्लीकेशन करें। मैं सबको अपील करता हूं, आप आराम से करिए। ये एप्लीकेशन देश की सभी भाषाओं में है। आपकी भाषा में आप डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो और आपकी समय की अनुकूलता से भारत सरकार आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी और डॉक्यूमेंट की ऑडिट के लिए बुलाएगी। और वो फेस टू फेस इंटरव्यू होगा या फिर? फेस टू फेस होगा। फेस टू फेस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आना पड़ेगा।
और अगर वो सेकंड जनरेशन रेफ्यूजीज है, मतलब अगर उनके बच्चे हो गए हिंदुस्तान में, 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक जो भी आए हैं वो और उनके बच्चों का भारत में स्वागत है। ठीक, मैं आपके आलोचक के जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ती हूँ और आप बताइए। जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो अंधाधुंध लोग आएंगे, बीजेपी उन्हें नागरिकता देगी, उससे थेफ्ट, रॉबरीज, रेप बढ़ जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है। और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप अपने नागरिकों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और इनको स्मिता जी वो पार्टीशन के बैकग्राउंड को भूल गई हैं। शायद उनको जो निराश्रित आए थे, जो रेफ्यूजीज आए थे, इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर रेफ्यूजी बनकर यहां आए थे, दिल्ली के बाजार में सब्जियों की दुकान लगाई थी। मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका का दिन मनाकर उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है। इन लोगों के मन में संवेदना नहीं है, वो समझते नहीं है वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गौरव छीना जाए, अपमानित किया जाए, क्या करेंगे वो? इनकी वेदना हम भी नहीं सुनेंगे। 50 में आ गए, 60 में आ गए, 70 में आ गए, 80 में आ गए, आज भी नागरिकता नहीं है। बच्चों को अस्पताल में दाखला नहीं मिलता है, ढंग की नौकरी नहीं मिलती है, छुट भैया नौकरी करते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्या गुनाह है उनका? विभाजन का फैसला उन्होंने नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। और उस वक्त सब ने कहा था कि जो आएंगे उसको हम नागरिकता देंगे। अब अपने वादे से मुकर जाना, मैं मानता हूं कि हमें तो कम से कम मंजूर नहीं है। इनकी संवेदनाओं को भारतीय जनता पार्टी भी महसूस करती है, इस देश के प्रधानमंत्री भी महसूस करते हैं, और हम मानते हैं कि इनकी ये 75 साल की वेदनाओं का अंत कभी न कभी आना चाहिए, और ये चुनाव के पहले आ जाए वो ठीक है। ममता बनर्जी पे आती हूँ। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बीजेपी जो है ये हिंदू मुसलमान का खेल कर रहे हैं, और उन्होंने ऑडियंस को कहा कि आपकी प्रॉपर्टियां छिन जाएंगी, आपके बच्चों का एजुकेशन खत्म हो जाएगा, आपको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, और डिटेंशन कैंप ऑलरेडी हैं। तो ये सीए के जरिए 15 से लेके 20 लाख लोगों की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। देखिए, मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है, प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं, बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है, घुसपैठ रोकिए। नहीं रोक रही है वो नहीं कर रही, आप हमें कोऑपरेट नहीं कर रही। आसाम में कंप्लीट घुसपैठ रोक गया क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी। तो सीए पर गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।